हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस लेक्चर वीडियो में हम मेनली ये समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हिस्ट्री क्या रही है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसकी हिस्ट्री को हम इन फॉलोइंग स्टेजेस के थ्रू समझ सकते हैं। आज हम जो स्टेजेस डिस्कस करेंगे वो ये पहली 4 स्टेजेस होने वाली हैं, जो कि हैं ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द मिडिल एजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ड्यूरिंग रेनेसांस। बाकी 5 स्टेजेस को हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो पहली स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो बिगिनिंग है वो ग्रीक सिटी स्टेट से ट्रेस की जा सकती है। ग्रीस में छोटी छोटी सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी जिन्हें पॉलिस बोला जाता था। ये स्मॉल स्टेट्स होती थी बट ये इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होती थी, जैसे कि एथेंस है या स्पार्टा है। इन सिटी स्टेट्स के टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है इनका ओरिजिन 2000 BCE में हुआ। फिर एक और व्यू पॉइंट है जिसमें ये कहा जाता है कि इनका ओरिजिन 1100 BCE में हुआ। And the third viewpoint is that these city-states originated around 759 BCE. And ये city-states last की till 8th century BCE. तो Greek constitutionalism किस प्रकार का था? The Greek constitution helped in the performance of state functions. Greek city-states का जो constitution था वो इस प्रकार का था कि जो help करता था states को perform करने में। States constitution के according function करती थी। एंड ये एक तरह से स्टेट का एसेंस था। ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता था। कॉन्स्टिट्यूशन ये फिक्स करता था कि सरकार के क्या क्या ऑर्गन्स होने चाहिए और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, ऑफिसर्स को किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाए और जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो किसके पास होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये सब डिफाइन करता था। स्टेट वाज इंडिविजुअल रिट लार्ज। स्टेट इंडिविजुअल से पहले आती थी, यानी कि स्टेट वाज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल। और ये सिर्फ एक सरकारी मशीनरी नहीं थी। स्टेट के अंदर ही सोसाइटी आती थी, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आती थी और ये कहा जाता था कि जो गुड लाइफ है एक इंडिविजुअल की वो सिर्फ एक स्टेट के विद इन ही पॉसिबल है। इंडिविजुअल को गुड लाइफ नहीं मिल सकती, वो एक गुड लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता आउटसाइड द स्टेट, और इसीलिए स्टेट को सुप्रीम माना जाता था। The location of the sovereign power determined the nature of the constitution. Constitution किस प्रकार का होगा ये डिपेंड करता था कि सॉवरन पावर किसके हाथों में है। सॉवरन पावर की लोकेशन के बेस पर मेनली 4 तरीके के सिस्टम्स थे: डेमोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की एंड टायरनी। तो अगर सॉवरन पावर लोगों के हाथ में थी तो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी होता था। वहीं अगर पावर कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होती थी देन इट वाज एन ओलिगार्की। मोनार्की को एक आइडियल स्टेट समझा जाता था जहां पर किंग के पास सॉवरन पावर होती थी। इसके अलावा पॉलिटी भी होती थी जिसमें एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता था। ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनल का फीचर ये है कि ये जो रिवॉल्व करता था इट रिवॉल्व्ड अराउंड द आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट। एक आइडियल स्टेट कैसी होती है, एक आदर्श स्टेट कैसी होनी चाहिए, उस पर यह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फोकस करता था। और इसीलिए प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने पॉलिटी को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है और जिसमें मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको आइडियल स्टेट माना है, बेस्ट पॉसिबल स्टेट माना है। हालांकि एरिस्टोटल मोनार्की को बेस्ट स्टेट मानते थे, लेकिन उनका मानना था कि बेस्ट पॉसिबल स्टेट जो है वो पॉलिटी है। पॉलिटी एक ऐसी स्टेट थी विच वॉज गवर्न्ड बाय लॉ। ये लॉ के मुताबिक गवर्न की जाती थी। सो द ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। आइडियलिज्म पर तो ये बेस था ही, एथिक्स की ये बात करता था, एक आदर्शवाद की बात करता था कि आदर्श स्टेट कैसी होनी चाहिए, और कंजर्वेटिज्म की भी ये बात करता था। इट डिड नॉट बिलीव इन चेंजिंग विद द चेंजिंग टाइम्स। बदलते समय के अनुसार बदलने की ये बात नहीं करता था, इसलिए कंजर्वेटिज्म भी इसका एक फीचर था। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इस स्टेज में क्या मतलब था? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंट गवर्नमेंट ऑफ लॉ।
एक ऐसी गवर्नमेंट जो लॉ के अकॉर्डिंग कार्य करती है, और more precisely government according to the general rules that approximate some ideal of what is good and proper. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यहां पर था एक ऐसी गवर्नमेंट जो लॉ के अकॉर्डिंग रूल करती है, और वो रूल्स किस तरीके के होते हैं, वो आइडियल्स की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं कि क्या अच्छा होता है या क्या प्रॉपर होता है। आइडियल्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को अच्छा होना चाहिए। जो गुड लाइफ की भी ये बात करता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियलिज्म, कि गुड लाइफ जो है वो तो विद इन द स्टेट ही पॉसिबल है, स्टेट के बाहर ये पॉसिबल नहीं है। तो रूल्स को ये आइडियलिज्म के साथ भी रिलेट करता था। तो हम कह सकते हैं कि जो एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था, ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसकी दो फोर्सेस थी, लीगल रूल्स और मॉरल आइडियल्स। इन दोनों से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये बना था। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। ऐसे रूल्स जो कि लीगल थे, लॉफुल थे, प्लस जो कि आदर्शों की बात करते थे, नैतिक मूल्यों की बात करते थे। तो इसका एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी जो ये बताते हो कि क्या सही है या क्या प्रॉपर है। हाउएवर, इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। इट फेल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोसाइटी एंड स्टेट। ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सोसाइटी और स्टेट को एक ही मानता था, स्टेट के अंदर ही ये सोसाइटी को मानता था, और इसमें स्टेट जो है इट वाज सुपीरियर टू एवरीथिंग एल्स, स्टेट वाज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल। आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो ऐसी सरकार को एक अथॉरिटेरियन या एक टोटलिटेरियन स्टेट माना जाएगा, ना कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि ये मानती थी कि ह्यूमन का कोई अस्तित्व ही नहीं है सरकार से बाहर। ह्यूमंस को कोई भी एक्टिविटी अगर करनी है वो गवर्नमेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है, विद इन दोज रूल्स करनी है, और इसी प्रकार से उन एक्टिविटीज पे सरकार का कंट्रोल भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसकी झलक देता है ये जो ग्रीक सिटी स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है। एंड इट फेल्स टू प्रोवाइड एनी रेमेडी व्हेन गवर्नमेंट इटसेल्फ वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ। ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने ये नहीं बताया कि अगर सरकार रूल ऑफ लॉ को वायलेट करती है तो इंडिविजुअल्स क्या स्टेप्स लें, क्या वो सरकार को चेंज करें, ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसे में लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता था और वो है रेवोल्यूशन का। तो ये डिफेक्ट्स थे ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बाद आता है रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। रोम भी बिगिनिंग में एक सिटी स्टेट थी, बट लेटर ऑन ये एक वर्ल्ड एम्पायर बन गया था एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी को फॉलो करने की वजह से। The Roman constitutionalism began as a happy blend of monarchical, aristocratic and democratic elements, but it ended as an irresponsible autocracy. रोम के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मोनार्कियल एलिमेंट्स भी रह चुके हैं, एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स भी रह चुके हैं और डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी रह चुके हैं। अगर इसके टाइम पीरियड की हम बात करें, क्योंकि रोम में पहले तो मोनार्की रही जिसका समय था अराउंड 625 बीसी से लेकर 510 बीसी, यानी कि 625 बीसी टू 510 बीसी। उसके बाद रिपब्लिकन रोम आया जिसका एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। उसका टाइम पीरियड था 510 बीसी से लेकर 31 बीसी, यानी कि 510 बीसी से लेकर 31 बीसी। इसके बाद एस्टैब्लिश होता है एक रोमन एम्पायर। 27th बीसी में रोमन एम्पायर एस्टैब्लिश होता है और इसका डाउनफॉल होता है 476 एडी में। तो 27th बीसी से पहले रोम एक सिटी स्टेट था, इसीलिए इसे कहा गया है एक हैप्पी ब्लेंड मोनार्कियल, एरिस्टोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे पहले मोनार्की आई, फिर रिपब्लिक गवर्नमेंट रही जिसमें एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसके बाद ये एक एम्पायर बन गया जिसमें ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, इन सबको हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम्स वाली वीडियो में समझ चुके हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उन वीडियोस को। अगर हम रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि रिटन भी था और अनरिटन भी था। इसमें कुछ अनरिटन या अनकोडिफाइड नॉर्म्स एंड कस्टम्स को भी फॉलो किया जाता था, इसके साथ ही साथ रिटन लॉज को भी फॉलो किया जाता था, और इसी के अकॉर्डिंग रोमन रिपब्लिक कार्य करती थी जो कि रोमन एम्पायर के बनने से पहले एस्टैब्लिश थी।
तो इसके क्या क्या फीचर्स थे? रोम के रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑर्गन्स बताए थे। तो पहला ऑर्गन इसमें था द सेनेट। सेनेट एक स्मॉल बॉडी थी जिसके पास काफी सारी लेजिस्लेटिव पावर्स थी। ये लॉ मेकिंग करती थी और इसमें मेनली एरिस्टोक्रेट्स होते थे। फिर इसके बाद आते हैं द मजिस्ट्रेट्स, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे और ये रिपब्लिक को गवर्न करते थे। इनके पास रिलीजियस, मिलिट्री और जुडिशियल पावर्स होती थी और ये जब चाहे वो असेंबली को बुला सकते थे। अब असेंबलीज क्या होती थी? असेंबली होती थी, दे वर कंपोज्ड ऑफ द पीपल, ये लोगों से बनती थी, इसमें लोग आते थे। असेंबली के पास भी कुछ पॉलिटिकल पावर्स होती थी। ये लॉज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते थे, जस्टिस भी एडमिनिस्टर करते थे और वॉर या पीस भी डिक्लेयर कर सकते थे। तो द असेंबलीज ऑल्सो हैड पॉलिटिकल पावर। इसके बाद आता था द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्यूल्स। ये बेसिकली मोनार्की को रिप्रेजेंट करते थे और 2 कॉन्स्यूल्स हर साल इलेक्ट किए जाते थे। तो पावर्स जो थी दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड। सेनेट जो है वो अरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता था क्योंकि इसमें एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जिन्हें हिंदी में कुलीन तंत्र भी बोला जाता है। फिर मजिस्ट्रेट्स और असेंबलीज जो थी ये डेमोक्रेटिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। वहीं जो ऑफिस ऑफ द कॉन्स्यूल्स है ये मोनार्कियल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। जो कॉन्स्यूल्स होते थे वो सेनेट के भी चेयरमैन होते थे और ये रोमन आर्मी को भी कमांड करते थे। इनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती थी। तो आप देख सकते हैं कि जो रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था ये डिफरेंट एलिमेंट्स का एक ब्लेंड था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आई एरा ऑफ इररिस्पॉन्सिबल ऑटोक्रेसी। जब रोमन एम्पायर बन गया उसमें क्या हुआ कि एम्परर के ऑफिस को रिवाइव किया गया। नाउ द एम्परर वाज सुप्रीम। वो एक डिस्पॉट बन गया, उसका एक निरंकुश शासन एस्टैब्लिश हो गया। एंड द किंग वाज कंसिडर्ड एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। किंग को या शासक को अर्थ पे भगवान का एक डेप्यूटी माना जाने लगा और इसी से एस्टैब्लिश हुई ऑटोक्रेसी। जब सिटी स्टेट का डाउनफॉल हुआ और ग्रेट एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ अंडर द रोमन्स तो काफी सारे चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या क्या थे? सबसे पहला चेंज था कि एथिक्स को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया गया। देखिए, रोम ने कंटिन्यू किया था ग्रीक स्पिरिट को, एथिक्स को पॉलिटिक्स के साथ साथ रखना, आदर्शों की बात करना। उन्होंने स्पिरिट को कंटिन्यू किया था। लेकिन जब रोमन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ तो एथिक्स को अलग कर दिया गया पॉलिटिक्स से। आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं रही है पॉलिटिक्स में। सोसाइटी एंड स्टेट सीज टू बी इक्वल इन टर्म्स। पहले तो स्टेट एंड सोसाइटी एक ही होते थे बट अब ये अलग अलग हो गए थे। दे वर नॉट इक्वल नाउ एंड द इंडिविजुअल बिकेम द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न अपार्ट फ्रॉम द स्टेट। इंडिविजुअल को या व्यक्ति को अब एक चीफ कंसर्न समझा जाने लगा था स्टेट के अलावा। तो रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही थी रोम की टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन था कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। लॉज को रिटन फॉर्म में लिखा जाने लगा, कोडिफाई किया जाने लगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी। जैसे आज के ज़माने में भी लॉज को कोडिफाई किया जाता है, उन्हें लिखा जाता है। साथ ही साथ उन्होंने प्रयास किया एक कॉमन लॉ को डेवलप करने का, एक ऐसा लॉ जो सब पर एप्लीकेबल हो। और ये आगे जाके आधार बना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, जहां पर लॉ सभी पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सवरैनिटी ऑफ द एम्परर। रोमन एम्पायर के एस्टैब्लिश होने से पहले का जो रोम था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सॉवरेनिटी था कि जो राजा है उसकी पावर का आधार कौन है? लोग। लोगों की वजह से वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है एंड दैट हिज पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। जो शासक है वो अपनी पावर को लोगों से डिराइव करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसने रूलर्स एंड रूल्ड के रिलेशन को डिफाइन किया। और ये आइडिया आज भी है कि जो शासन करता है उसकी अथॉरिटी का आधार लोग होते हैं, जनता होती है। फिर इसके बाद देयर वाज एम्फेसिस ऑन यूनिटी, ऑर्डर, यूनिवर्सल लॉ एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म। रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने यूनिटी की बात करी। ग्रीस में तो जैसे अलग अलग सिटी स्टेट्स हुआ करती थी जिनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था,
लेकिन रोम ने ऐसा नहीं किया। रोम ने यूनिटी की बात करी, सबको यूनाइट करने की बात करी, और इसीलिए एक यूनिवर्सल लॉ या कॉमन लॉ को डेवलप करने की बात करी ताकि ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया जा सके। और इसने कॉस्मोपॉलिटनिज्म की भावना को भी स्प्रेड किया। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब होता है कि जो सारे लोग हैं, सारे ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक सिंगल कम्युनिटी का पार्ट है। ये लोगों को यूनाइट करने की बात करता था थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल लॉ। इससे ना ही सिर्फ लोग यूनाइट होंगे अगर कॉमन लॉ हुआ तो, बल्कि सोसाइटी में एक ऑर्डर भी आएगा, और इट विल ऑल्सो लीड टू कॉस्मोपॉलिटनिज्म। सब लोग एक सिंगल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। हाउएवर इस चक्कर में क्या हुआ, इसका डाउनसाइड ये रहा कि रोमन सिटी स्टेट एक रोमन एम्पायर में तो कन्वर्ट हो गई, बट जो वो रोमन एम्पायर था वो ऑटोक्रेसी की तरफ चला गया। उसमें जो राजा है वो निरंकुश बन गया। तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, तो इस फेज में किस बात पर एम्फेसिस दिया गया कि जो रूल कर रहा है वो लॉज के अकॉर्डिंग रूल करे और लॉज को कोडिफाई किया जा सके। बाकी इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो ये 3 थी। इसके बाद थर्ड फेज या थर्ड स्टेज आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द मिडिल एजेस। तो रोमन एम्पायर तो डिसइंटीग्रेट हो गया 476 AD में, और इसके बाद क्या आया, इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय फ्यूडल स्टेट्स। अब फ्यूडल स्टेट्स आई जिन्हें हिंदी में सामंतवाद कहा जाता है। इस तरह की स्टेट्स में क्या होता था, द एम्परर गेव लैंड टू द किंग्स who further gave it to the tenants in chief who further handed it over to the vassals for taking care of the land। तो जो एम्परर होता था, जिसे हिंदी में सम्राट कहते हैं, ये अपना लैंड दे देता था किंग्स को, और किंग्स फर्दर ये लैंड किसको दे देते थे, टीनेंट्स इन चीफ को, जिन्हें वैसल्स इन चीफ भी कहा जाता था। वैसल्स को हिंदी में कहते हैं जागीरदार। और ये जो टीनेंट इन चीफ होता था ये फर्दर हैंड ओवर कर देता था इसको वैसल्स को, यानी कि जागीरदारों को। इसी प्रकार आगे से आगे ये लैंड दिया जाता था। अब जिस प्रकार किंग जो है वो लैंड दे देते थे टीनेंट्स इन चीफ को, बदले में टीनेंट्स क्या कार्य करते थे, ये उन किंग्स को प्रोटेक्ट करते थे, उनके बिहाफ पर लड़ते थे, उनके लिए कार्य करते थे। तो इस प्रकार ये सिस्टम कार्य करता था। सो लेट्स सपोज कि मैं आपको लैंड दे देती हूं और बदले में मैं आपको कहती हूं कि आप मेरे लिए कार्य कीजिए। इस प्रकार से जो फ्यूडल सिस्टम है ये कार्य करता था। और इस फेज में क्या आया, एक ट्रांजिशन आया। इट वाज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन रोमन एम्पायर के दौरान हुई थी वो अब डिसइंटीग्रेट होने लगी। ट्रांजिशन आया और डिसेंट्रलाइजेशन आई। डिसेंट्रलाइजेशन तो आएगी ही, क्योंकि जो लैंड था वो अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो जो मेन फीचर थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मिडिल एजेस के दौरान वो थे, सबसे पहला डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि गवर्निंग पावर जो है उसको डिस्पर्स कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अलग अलग जगहों पर। पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी, अलग अलग छोटी छोटी अथॉरिटीज के पास उसको डिस्पर्स कर दिया गया। इस दौरान कॉमन सिटीजनशिप पर फोकस किया गया बजाय कि कॉमन लॉ पर फोकस करने के। कॉमन लॉ पे फोकस किया गया था रोमन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दौरान, बट अब एम्फेसिस दिया गया कॉमन सिटीजनशिप पे। कॉमन सिटीजनशिप का एग्जाम्पल है कि जो जिस किंग को सर्व कर रहा है वो वहां का सिटीजन है। तो अगर एक टीनेंट एक किंग को सर्व कर रहा है, किंग ए को सर्व कर रहा है, तो वो वहां का सिटीजन है। दूसरा कोई टीनेंट है वो किसी और किंग को सर्व कर रहा है, वो वहां का सिटीजन है। एक डिसेंट्रलाइज सिटीजनशिप की तरह इसने कार्य किया। देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कि लोगों को यूनाइट कर सके। और इससे क्या होता था, लोगों की लॉयल्टी जो थी ना वो चेंज होती रहती थी थोड़े थोड़े एरियाज के बाद। बेसिकली लोग उसी किंग की अथॉरिटी को मानते थे जिसको वो सर्व करते थे, और इसीलिए लॉयल्टीज थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो जाती थी। जैसे एक पर्सन है वो किंग ए को सर्व करता है, उसने उसको लैंड प्रोवाइड किया है तो वो उसकी अथॉरिटी को मानेगा। फिर कोई किंग बी की अथॉरिटी को मानेगा क्योंकि किंग बी ने उसको लैंड दिया है। तो इस प्रकार से कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी।
ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इस एरा के दौरान वो था स्प्रेड ऑफ द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द डोमिनेशन ऑफ द चर्च। चर्च का डोमिनेशन था। इनफैक्ट चर्च जो थी वो मोनार्क से भी ज़्यादा सुपीरियर थी। पैपेसी या पोप जो हैं उनका एक डोमिनेशन था, उनकी अथॉरिटी का एक डोमिनेशन था। हालांकि किंग्स ने ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ करी और उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की कोशिश करी यूरोप में, स्पेशली इन इंग्लैंड एंड फ्रांस। लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने ट्राई किया पावर को कॉन्सेंट्रेट करने का अपने हाथों में। इंग्लैंड एंड फ्रांस ने अपनी ही नेशनल चर्च एस्टैब्लिश करी ताकि रोमन चर्च की इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। इंग्लैंड ने 1265 में और फ्रांस ने 1302 में रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज को बुलाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एक 100 ईयर वॉर हुई जिसने नेशनलिज्म की स्पिरिट को जगा दिया, और इन डेवलपमेंट से क्या हुआ, नेशनलिज्म और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई। हालांकि इटली और जर्मनी में फ्यूडल अनार्की चलती रही। तो जो ये मिडिल एजेस का टाइम पीरियड था, ये हम कह सकते हैं फ्रॉम 5th सेंचुरी एडी टू 14th सेंचुरी एडी तक था, और इस फेज में फ्यूडलिज्म को बढ़ावा मिला एंड देयर वाज एम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, और चर्च का भी डोमिनेंस स्टार्ट हो गया। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ड्यूरिंग रेनेसांस। तो मिडिल एजेस तो 14th सेंचुरी में एंड हो गई, और उसके बाद जो आया उसे कहते हैं रेनेसांस। रेनेसांस का जो पीरियड है ये रीबर्थ पर फोकस करता था। जो मिडिल एजेस के दौरान खो गया था उसे दोबारा से रिवाइव करने की बात करता था। दैट्स व्हाई इट लेड टू द रीइमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड साइंटिफिक आउटलुक। ये किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं था, और ये आर्ट्स, लिटरेचर और साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट की बात करता था, नए आइडियाज को लाने की बात करता था। इस पीरियड में साइंटिफिक आउटलुक पर फोकस रहा, रीजन या तर्क को यूज करने की बात करी गई, चीजों के प्रति एक साइंटिफिक नजरिया अपनाने की बात करी गई। इसके साथ ही साथ एक और मूवमेंट चल रही थी जिसका नाम था द रिफॉर्मेशन। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने चर्च की इंपॉर्टेंस को कम किया, और इसने सपोर्ट किया कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट की जाए जो कि सेक्युलर और सॉवरन हो। तो इस पीरियड के क्या फीचर्स थे? द फर्स्ट फीचर वाज द इमर्जेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का यहाँ दोबारा से एक राइज हुआ, और एब्सोल्यूट मोनार्की की इमर्जेंस की वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सका। रूलर्स जो हैं वो निरंकुश होकर, यानी कि डिस्पोटिक तरीके से कार्य करने लगे, अपनी पावर को एक्सरसाइज करने लगे, और इसकी वजह से लोगों को रेवोल्यूशन का सहारा लेना पड़ा इन डिस्पोटिक रूलर्स को हटाने के लिए। इस फेज के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, वो थे मैकियावेली का प्रिंस और बोधा का द 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। ये बहुत पॉपुलर हुए क्योंकि ये भी मोनार्की की बात करते थे, और इसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया पैपेसी का। एब्सोल्यूट मोनार्की काफी सारी स्टेट्स में एस्टैब्लिश हुई, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन एंड प्रशिया। इसलिए ये कहा जाता है कि जो रेनेसांस स्टेट होती थी वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट नहीं थी, बल्कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट से तो बहुत ही कम थी, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की का ही सपोर्ट करती थी, जहां पे सारी पावर एक मोनार्क के पास होती हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ। ये जो मोनार्क्स होते थे इनका पूरा का पूरा कंसर्न पावर और पॉलिटिक्स से होता था, और उन्होंने पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से एथिक्स से अलग कर दिया था। सेंट्रलिज्म दोबारा से आ गया जो कि मिडिल एजेस के दौरान डिसअपियर हो गया था। और इसके साथ ही साथ ये हुआ कि जो चर्च है वो भी मोनार्क के अंडर आ गई थी। पहले जो चर्च थी वो मोनार्क से ऊपर होती थी, लेकिन अब जो चर्च है वो मोनार्क के अंडर आ गई। और उसका रीजन ये भी था जो हमने अभी रिफॉर्मेशन मूवमेंट करी है। So there was separation of ethics from politics and the rise of centralism. इसके अलावा दो और नए फीचर्स थे इस एरा के, और वो थे एक प्रोफेशनल आर्मी, एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। रूलर्स एक प्रोफेशनल आर्मी रखने लगे जो उनको प्रोटेक्ट करती थी, उनकी रक्षा के लिए लड़ती थी, विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन माइंड। इसी प्रकार एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी भी रखी गई, जो एजुकेटेड लोग होते थे, हाईली एजुकेटेड लोग होते थे, उनको इस ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनाया जाता था। तो ऑल इन ऑल अ स्ट्रॉन्ग
centralized monarchy delayed the progress of constitutionalism. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो प्रोग्रेस है वो इसमें दोबारा से डिले हो गई, बिकॉज पावर वंस अगेन रूलर्स के हाथ में चली गई बजाय कि लोगों के हाथ में होने के, विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. और जो रेनेसांस का पीरियड था वो था 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक. तो ये थे 4 फेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. बाकी के फेजेस नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.